नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर का आगाज। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड क्रिकेट टीम को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच होंगे वसीम जाफर। सीनियर क्रिकेट टीम के अगले कोच होंगे वसीम जाफर। पुरुष टीम के कोच के रूप में वसीम जाफर की हुई नियुक्ति। तो क्रिकेट संघों ने घरेलू सीरीज की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर तो वसीम जाफर होंगे उत्तराखंड टीम के सीनियर क्रिकेट टीम के अगले कोच। तो उनकी नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच होंगे वसीम जाफर। वसीम जाफर बने उत्तराखंड टीम सीनियर पुरुष टीम के कोच। तो इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट संघों ने घरेलू सीरीज की तैयारी भी शुरू कर दी है। राज्य क्रिकेट संघों ने आगामी घरेलू सीरीज की तैयारी शुरू की। सीनियर क्रिकेट टीम के अगले कोच होंगे वसीम जाफर। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। तो वसीम जाफर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का फायदा मिला है। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, सीनियर क्रिकेट टीम के अगले कोच वसीम जाफर होंगे, कब उनकी नियुक्ति हुई और कितनी बड़ी खबर है यह उत्तराखंड क्रिकेट के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस खबर को इस दृष्टिकोण से माना जाएगा कि लगातार अब उत्तराखंड क्रिकेट की दुनिया में अब आगे पांव पसार रहा है, और जिसको देखते हुए तमाम अब उत्तराखंड की मान्यता भी बीसीसीआई के द्वारा दी गई थी। लेकिन अब ये राहत की खबर और उन खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि अब जितने उत्तराखंड सीनियर क्रिकेट टीम के अगले कोच जो भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं वसीम जाफर होंगे, और इनकी भी नियुक्ति अब यहाँ पर हो चुकी है। आधिकारिक घोषणा भी उसकी हो चुकी है। लेकिन अब इनका जिस तरीके का इतिहास रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का हो चाहे रणजी का हो, उसका फायदा अब उत्तराखंड के पुरुष क्रिकेटर यहाँ पर उठाना चाहेंगे। और ये बड़ी बात है। और जिस तरीके से बीसीसीआई की तरफ से मान्यता उत्तराखंड को दी गई है क्रिकेट के क्षेत्र में, तो आने वाले दिनों में क्रिकेटर जितने भी उत्तराखंड के हैं, रणजी खेलने वाले हों चाहे तमाम जितने भी तैयारी करने वाले क्रिकेटर्स हैं, उनको अब इस भारतीय क्रिकेटर के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर का पूरी तरह से अनुभव का फायदा जरूर मिलेगा। और ये राहत की खबर है उनके क्रिकेटर के लिए जो लगातार लंबे समय से उत्तराखंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बने हुए हैं। जी विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड क्रिकेट को नया कोच मिल गया है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के पुरुष टीम के लिए अब नए कोच वसीम जाफर नियुक्त हो गए हैं। एक और बड़ी खबर, पिथौरागढ़ में एक ट्रक चालक को पुल से पॉकलैंड मशीन ले जाना भारी पड़ गया। ट्रक जैसे ही पुल के बीच में पहुंचा तो पुल ढह गया। इस पुल के टूट जाने से इलाके के 7,000 से ज्यादा लोगों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। एक बार तो आपकी आंखों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि क्या ये सचमुच में हुआ है, मगर हम आपको बता दें कि आपकी ही तरह से और भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं, जब उन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। ये वीडियो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके का है। मिलर मोटर मार्ग पर एक ट्रक पॉकलैंड मशीन को लेकर पुल पार करने की कोशिश करता है। ट्रक जैसे ही पुल के बीच में पहुंचा तो पुल ढह गया। उसके साथ ही ट्रक और उस पर लदी पॉकलैंड मशीन भी नीचे आ गिरी। बताया जा रहा है कि एक निजी कंपनी चीन सीमा पर निर्माण काम कर रही है और यह पॉकलैंड मशीन वहीं पर ले जाई जा रही थी। लोगों का कहना है कि इस पुल की क्षमता इतनी नहीं थी, मगर फिर भी ट्रक चालक ने बड़ी लापरवाही की और पुल से जाने लगा। धापाघाट में एक गृह विभाग का एक वैली ब्रिज लोडेड गाड़ी ट्राला और जेसीबी मशीन शायद जाने से अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। एक बार के लिए तो लगा कि ट्रक पुल से पार हो जाएगा, मगर जैसे ही ट्रक पुल के बीच में पहुंचा तो पुल डगमगाने लगा और आखिरकार पुल ढह जाता है। इस पुल के ढह जाने से इलाके के 7,000 से ज्यादा लोगों के सामने आवाजाही का संकट खड़ा हो गया है।
इस पुल से होकर इलाके के कई गांव के लोगों का आना जाना होता है। पिथौरागढ़ से एबीपी गंगा के लिए योगेश पाठक की रिपोर्ट। तो दिल को दहला देने वाला यह हादसा हुआ। खबरों में बढ़ेंगे आगे। नैनीताल में दिल्ली से आए एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक अपने एक रिश्तेदार के यहां आया था। इस दौरान प्रशासन ने उसे होम क्वारंटीन में भेजा था, मगर युवक होम क्वारंटीन के नियम तोड़कर बाजार में घूमने निकल गया। जब युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हड़कंप मच गया। पुलिस इस युवक की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। युवक के कॉन्टैक्ट में आए 25 लोगों को पुलिस अस्पताल लेकर आई। इस मामले में 40 लोगों को अब तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा चुका है। 4 तारीख को एक पॉजिटिव केस आया था नैनीताल में, और चूंकि उसके घर में किसी की डेथ हो गई थी, इसीलिए उस बेसिस पर उसको होम क्वारंटीन किया गया था। और उसके बाद उनकी रिपोर्ट आने के बाद वो पॉजिटिव निकले तो उसी दिन उनको तुरंत जो है कोविड केयर सेंटर में उनको रख दिया गया था। और उनके कांटेक्ट में जितने भी उनके घर वाले और उसके कजन ब्रदर्स, अड़ोसी पड़ोसी थे, सभी को क्वारंटीन किया गया है और उन सभी का हम लोग कल परसों में सैंपल लेंगे। वहीं काशीपुर में 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इन युवकों को रुद्रपुर के कोविड सेंटर में भेज दिया गया है। इन लोगों में 2 युवती और 4 युवक शामिल हैं। इनमें से 5 दिल्ली और मुंबई से लौटे थे, जबकि एक युवक नैनीताल घूमने आया था। काशीपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। सभी के सभी युवा पीढ़ी की कोरोना पॉजिटिव आई है, लेकिन ये सभी एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। किसी को भी ऐसा सर्दी खांसी या जुकाम बुखार वाली कोई शिकायत नहीं थी। भाई इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि ये लोग दिल्ली के आए हुए हैं और उसमें एक लड़का बॉम्बे का आया हुआ है। तो और एक तो हमारे ऐसे हैं कि जो नैनीताल ही बस घूमने गए थे, उनको थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे बुखार आया, तो हमने उनका चेक करवाया और वो पॉजिटिव आया है। वहीं टिहरी के बौराड़ी जिला अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। दरअसल जिला अस्पताल में एक महिला की मौत हुई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट बाद में कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस मामले के सामने आने के बाद अस्पताल को सैनिटाइज किया गया था और एहतियात के तौर पर सेवाएं रोकी गई थी। अब दोबारा ये सेवाएं बहाल हो गई। हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, सारे पेशेंट देख रहे हैं। और जनता से हमारी यही अपील रहेगी कि थोड़ा अफवाहों पे ध्यान न दें और अननेसेसरी के हॉस्पिटल में जिसकी ज़रूरत ना हो वो ना आए। खासतौर से छोटे बच्चे जो 10 साल से कम हैं और बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर हैं। टिहरी जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले के सामने आने के बाद महिला के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए डॉक्टर और दूसरे स्टाफ की सैंपलिंग भी की गई। वहीं अब अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और दूसरे कर्मचारी भी कोरोना टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि छोटे कर्मचारियों की तरफ अस्पताल प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उन्हें और उनके परिवार को भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। आए दिन में कुछ यहाँ पर मरीज आया था सर, और सर यहाँ पे सबसे पहले बात ये है कि हम सिक्योरिटी गार्ड जो हैं सर, हम सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट को फेस करते हैं, जो कि मेन गेट पे आता है। सर हमारे लिए कोई पीपी किट की व्यवस्था नहीं है, प्लस हमारे पास कोई ग्लव्स नहीं रहते हैं, प्लस हमारे पास कोई N95 मास्क नहीं है। दूसरी बात सर, अगर पेशेंट आया तो हमने उसको कहीं ना कहीं टच करने की हमें ज़रूरत पड़ जाती है सर। हमने उसके बाद में सर यहाँ पर मांग करी कि हमें रहने की व्यवस्था दी जाए। हम अपने घर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं सर। बट उसके बावजूद भी हमें सर यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है, कोई हमें यहाँ से बिल्कुल नकारा जाता है सर। वहीं केदारनाथ धाम के आसपास मौजूद गुफाओं में दर्शन के लिए लगने वाले टैक्स पर साधु संतों ने आपत्ति जताई है। साधु संतों का कहना है कि वो सदियों से गुफाओं में ध्यान करते आ रहे हैं, ऐसे में टैक्स लगाया जाना ठीक नहीं है। गुफा में ध्यान के लिए चुकाने होंगे पैसे। अब गुफा में फ्री में नहीं होगी एंट्री। साधु संतों को भी नहीं मिलेगी फ्री में एंट्री। कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम आए थे और उन्होंने ध्यान गुफा में एक रात बिताई थी।
तमोवरिं सर्वपापघ्नम्। उसके बाद से ही केदारनाथ की ये गुफा चर्चा में आ गई थी और इसमें ध्यान लगाने के लिए बुकिंग तक नहीं मिल रही थी। दधि शङ्खतुषाराभम् क्षीरोदार्णवसम्भवम्। केदारनाथ में गरुड़ चट्टी के अलावा कई जगह पर ऐसी ही ध्यान गुफाएं हैं जिसमें यात्रा सीजन के दौरान साधु संत तपस्या करते हैं। लेकिन देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद अब ये गुफाएं सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगी, जिसके बाद साधु संतों को इन गुफाओं में तपस्या करने के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। जाहिर है साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब किसी को योग साधना करनी हो तो अष्टांग योग में पहले यम और नियम 5 और 5 है। जब तब स्वाध्याय, आसन, प्राणायाम इन सब का अभ्यास दीर्घ काल तक करने के बाद व्यक्ति साधनाओं में प्रवृत्त होता है। हम एक दिन में रहकर उसको 1500 रुपये में गुफा का एक व्यापार कर रहे हैं। सीधे से इसमें व्यापार की नीति से ये गुफाएं बनाई जा रही हैं। केदारनाथ के आसपास स्थित गुफाओं का नवीनीकरण किया जाएगा, इन्हें मॉडर्न लुक दिया जाएगा, साथ ही मरम्मत भी की जाएगी। ध्यान गुफाओं में टॉयलेट, बिस्तर जैसे जरूरी सुविधाएं होंगी, जिसके बाद इन गुफाओं में साधना करने वालों को टैक्स देना होगा। अभी तक तो साधु संत इन गुफाओं में बगैर किसी रोक-टोक के साधना करते आ रहे थे। प्राचीन गुफाएं हैं, उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए और जो नवीन बनाते हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, वो प्रशासन अच्छे ढंग से बनाए। आज हो ये रहा है कि प्राचीन गुफाओं को मतलब तोड़ के या उसका रिनोवेशन करके जो भी एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो पहले महात्मा रह चुके हैं वो जब आएंगे तो फिर उनको कितनी तकलीफ होगी। इन दिनों केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। एक तरफ केदारपुरी को संवारा जा रहा है, तो वहीं इसके आसपास के क्षेत्र में धार्मिक टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। जब तक पीएम मोदी ध्यान गुफा में रुके थे, तब से ध्यान गुफाओं के प्रति सैलानियों का आकर्षण और बढ़ रहा है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो केदारनाथ धाम की तरह अब बद्रीनाथ धाम को भी और भव्य स्वरूप देने की तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह से हर साल बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए बद्री धाम को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। केदारनाथपुरी की ही तरह अब बद्रीनाथ धाम में भी टाउनशिप के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने कंसल्टेंसी के माध्यम से मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। प्रस्तावित प्लान पर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों, हकूकधारियों और स्थानीय लोगों से सुझाव लेने के बाद मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और मुख्य सचिव के सामने पेश किया जाएगा। सहमति के बाद मास्टर प्लान को पीएमओ के पास भेजा जाएगा। जिस तरह से केदारनाथ के टाउनशिप का पुनर्निर्माण किया गया था, उसी तर्ज पर एक बद्रीनाथ के लिए भी एक बृहद योजना बनाने की तैयारी की जा रही है। ये अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। इसके संदर्भ में जो डिस्कशन हो रहे हैं, इसमें एक कंसल्टेंट्स को एंगेज किया गया हुआ है और वो कंसल्टेंट के द्वारा विविध विकल्प क्या हो सकते हैं, इसके बारे में एक प्रिलिमिनरी प्रस्तुतिकरण विभाग को दे दिया गया है। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम में कई काम किए जाने हैं। इसमें बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के साथ सौंदर्यकरण के काम किए जाएंगे। श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम, ठहरने बैठने के साथ ही बद्रीताल, नेत्रताल का सौंदर्यकरण, पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। मास्टर प्लान के तहत मंदिर परिसर में खुली जगह होगी। अभी तक मंदिर के प्रवेश द्वार पर जगह कम होने से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। पिछली बार बद्रीनाथ में 12.5 लाख लोग आए हुए थे, वो अपने आप का एक कीर्तिमान है। और आने वाले समय में हमारे यहाँ पर लोगों की, जो चूँकि ये 4 धाम की सड़कें ऑल वेदर सड़कें बन रही है, हमारे हेलीकॉप्टर की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, गौचर तक हमारे फिक्स विंग के विमान वहाँ पर पहुँचने हैं। इस सभी के चलते हम लोगों के वहाँ पर इन लोगों की दिन ब दिन आने की संख्या जो है बढ़ती रहेगी और उसके चलते हम लोगों को कैरिंग कैपेसिटी की
बृहद वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो उसके चलते ये आवश्यक ये किए जाएंगे। पिछले पर्यटन सीजन में 12 लाख के करीब तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। जिस तरह से लोगों का रुझान उत्तराखंड के इन 4 धामों के प्रति बढ़ा है, उसे देखते हुए आने वाले समय में यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर करना जरूरी है, ताकि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु एक अच्छे एहसास के साथ अपने गंतव्य को वापस लौटें। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।